कीर्ति रानी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में जो कि है डिफिकल्टीज इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। अगर ये आपको टॉपिक इंग्लिश में समझना है ताकि आप उसके जो मेन की पॉइंट्स है और अच्छे से समझ पाए और आंसर लिखने में आसानी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को सर्च कर सकते हैं। मैंने यही वीडियो एग्जैक्ट सेम टॉपिक इंग्लिश में समझाया है, प्लीज़ देखिएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफिकल्टीज इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी और डाइवर्स इकोनॉमी का एक समरी होता है, राइट। तो इसमें कुछ चैलेंजेस होते हैं जब हम लोग इन्हें कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, तो उन्हें दो चीज़ों में बांटा गया है। पहला है कॉन्सेप्चुअल या फिर थियोरेटिकल डिफ़िकल्टीज और दूसरा है प्रैक्टिकल यानी कि स्टैटिस्टिकल डिफ़िकल्टीज। तो ये जो डिफ़िकल्टीज है ये मेन हेडिंग्स है कि ये दो टाइप्स की डिफ़िकल्टीज होती है। इनमें भी बहुत ही ज़्यादा डिटेल होता है जो कि हम आगे के वीडियो में देखेंगे। अब ये कहा जाता है कि जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है और उनका जो एग्जैक्ट टोटल है वो एस्टिमेट करना या कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसके एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए इकोनॉमिस्ट जो है वो क्या करते हैं, वो तीनों मेथड जो कि है प्रोडक्ट यानी कि वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों मेथड से नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं ताकि वो एक साथ क्रॉस वेरीफाई भी हो जाए और कुछ मिसिंग हो तो वो दूसरे मेथड के थ्रू भी इजीली आपको स्पॉट आउट हो सके और जो हमारा जो नेशनल इनकम का एस्टिमेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट हो सके। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, लेकिन उससे पहले इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्चुअल या फिर थियोरेटिकल डिफ़िकल्टीज के बारे में। तो कॉन्सेप्चुअल या थियोरेटिकल डिफ़िकल्टीज क्या होती है, तो इनमें ऐसी प्रॉब्लम्स शामिल होती है जो क्या उसे इंक्लूड करना चाहिए या फिर नहीं इंक्लूड करना चाहिए कैलकुलेशन के टाइम पे, या इंक्लूड होता है या फिर नहीं होता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर जो आता है वो है नॉन मॉनिटराइज्ड ट्रांजैक्शन। अब नॉन मॉनिटराइज्ड ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, तो बहुत सारे जो डेवलपिंग रीजन्स होते हैं तो उसमें एक बहुत चंक ऑफ इकोनॉमी यानी कि एक इकोनॉमी का बहुत ही ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो मोस्टली है ना बार्टर सिस्टम या फिर सेल्फ सफिशिएंसी से मैनेज हो जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखने जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी फार्मर अपना जो प्रोड्यूस होता है उसमें से कुछ हिस्सा तो खुद के कंजम्पशन के लिए भी यूज़ करता है, सेल्फ कंजम्पशन करता है। अब जो वो जो हिस्सा था उसे हम लोग कमोडिटी टर्म्स में कैसे नापेंगे, उसका नेशनल इनकम में कितना कंट्रीब्यूशन होने वाला था अगर वो सेल्फ कंज्यूम नहीं होता, क्या अगर है ना उसने किसी दूसरे गेहूँ के मीन्स किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ है ना एक्सचेंज ना किया हो तो उसका जो इम्पैक्ट है नेशनल इनकम में वो क्या पड़ सकता था। तो इससे जो हमारा जो नेशनल इनकम है ये कैलकुलेट करने में एक ये डिफ़िकल्टी आती है ये नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस के वजह से, क्योंकि अगर कोई ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व ही ना हो, आप उससे मनी के टर्म्स में या क्वान्टिटेटिव टर्म्स में ये मेजर ही ना कर पाए तो नेशनल इनकम आप कैसे कैलकुलेट कर पाओगे। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जो कि है सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स। अब डोमेस्टिक सर्विसेज है जो फैमिली मेम्बर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो किसी की माँ हो, वाइफ हो या हस्बैंड हो। अब स्टे एट होम पार्टनर्स जो होते हैं वो घर के कामों में मदद करते हैं जैसे कि कुकिंग है, क्लीनिंग है या चाइल्ड केयर है। तो ये जो है वो नेशन के जो वेल बीइंग है उसको डेवलप होने के लिए जो सपोर्ट लगता है वो तो प्रोवाइड करता है, लेकिन उसे हम लोग मॉनिटरी टर्म्स में मेजर नहीं करते क्योंकि हम लोग इसकी सैलरी नहीं देते। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता, लेकिन ये ज़रूरी है किसी भी इकोनॉमी को डेवलप होने के लिए क्योंकि वो हमारे जो सपोर्ट है बैकग्राउंड में सारा काम अच्छे से संभाल रहे हैं, इसीलिए हम लोग फोर फ्रंट पे है ना इतना अच्छा कमा पा रहे हैं। इसलिए ये ज़रूरी थी है लेकिन नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं हो पाता। तो पहले नेक्स्ट स्लाइड के बढ़ने से पहले आप इस स्लाइड का प्लीज़ स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपके पास नोट्स बने रहे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं वो कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जैसे इंटरमीडिएट होती है, जैसे कि किसी भी लॉ को मेंटेन करने के लिए या बिजनेस को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा निकलता है, या फिर कोई भी पब्लिक पार्क है वो बनाना हो, रोड कंस्ट्रक्ट करना हो,
पब्लिक वेलबींग के लिए कुछ भी खर्चा होता है वो करते हैं। तो ये सारे जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं ये पॉजिटिव एक्सटर्नली लेके आते हैं, इसका सोसाइटी को भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है, लेकिन इसे हम लोग नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से भी नेशनल इनकम एस्टिमेट करते वक्त बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। क्यों? क्योंकि पब्लिक पार्क जो है आपने एक बार कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है, वो आपका एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन उसका जो बेनिफिट जो सोसाइटी को मिल रहा है आप उसे मॉनेटरी टर्म्स में कैसे इंक्लूड करोगे? आप वो नहीं कर सकते, इसीलिए वो एक कॉन्सेप्चुअल या थियोरेटिकल डिफिकल्टी के अंदर आ जाता है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिफाइनिंग नॉर्मल रेसिडेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो ग्लोबल मोबिलिटी है यानी कि ग्लोबलाइजेशन है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो ट्रैवल करना है वो बढ़ गया है। तो उसी के साथ कि कौन सा इंसान एक किसी इकोनॉमी का रेसिडेंट कंसीडर किया जाएगा ताकि हम लोग जीएनपी है वो अच्छे से कैलकुलेट कर पाए, वो थियोरेटिकली बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। आपको एक पर्टिकुलर पीरियड इस कंट्री में गुजारना पड़ेगा, तब जाके आप उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट बन पाओगे, और जब आप नॉर्मल रेसिडेंट बन जाओगे तो आपकी इनकम जो है वो इस इकोनॉमी में कैलकुलेट होगी। तो हर एक कंट्री के लिए अलग अलग होती है, क्या वो पर्टिकुलर इंसान ने उतना टाइम पीरियड और लीगली उस कंट्री में बिताया है या नहीं है। तो इसकी वजह से जो जीएनपी का कैलकुलेशन है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग अच्छे से डिटरमाइन नहीं कर पाते कि कौन सा जो सिटीजन है वो नॉर्मल रेसिडेंट है और कौन सा नहीं है। तो इसी के साथ ये स्लाइड खत्म होता है, तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग बढ़े हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हमारा जो अभी नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रैक्टिकल यानी कि स्टैटिस्टिकल डिफिकल्टीज। इसके पहले जितने भी कॉन्सेप्चुअल थियोरेटिकल डिफिकल्टीज थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे दूसरे पॉइंट के ऊपर जो कि है प्रैक्टिकल या स्टैटिस्टिकल डिफिकल्टीज। तो ये जो है वो एक्चुअल कलेक्शन या एक्यूरेसी का डेटा का जो एक्यूरेसी है उसके ऊपर रिलेट करता है। पहला जो था कि है ना ये इंक्लूड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होता है या नहीं होता है, वो थियोरेटिकल में आता था। अब ये एक्चुअली क्या क्या कलेक्ट होता है, सोसाइटी में क्या ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से जो हमारी जो नेशनल इनकम के एस्टिमेट में इनइक्वालिटी आती है वो इसके ऊपर, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है वो है लैक ऑफ सिस्टमैटिक अकाउंटिंग। तो बहुत सारे जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाते। जैसे कि स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हो गए, तो वो फॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाते। वो नहीं बताते कि है ना हमारे जो सोल प्रोप्राइटर है उसके लिए ये बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है, हमारी अभी फ्रेंचाइजी चल रही है तो हमें ऐसे मेंटेन करना चाहिए, वो ये नहीं बनाते। वो अपने हिसाब से जो इनकम और एक्सपेंसेस है उसका हिसाब रखते हैं। तो इसकी वजह से ना कुछ थोड़ा सा ऊंच नीच हो सकता है नेट इनकम कैलकुलेट करते वक्त, जिसके हमारी जो नेशनल इनकम का जो एस्टिमेट है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये पॉइंट बता रहा था। तो जो हमारे जो इनफॉर्मल सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर है या फिर बहुत ही स्मॉल फर्म्स रिटेल शॉप्स है, तो उनका जो इनकम होता है वो एग्जैक्टली हमें नहीं पता होता, इसलिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में हमें डिफ़िकल्टीज होती है। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो हमारा जो वैल्यू एडेड मेथड है, सबसे पहला मेथड प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड, तो उसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं जो हमारा जो वैल्यू एडेड है वो कैसा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम लोग जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसे माइनस करते हैं। लेकिन अभी इसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन है और फाइनल गुड्स है, उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए। कोई किसी भी आप गुड को ऐसे देख के नहीं बोल सकते कि ये तो सिर्फ कंप्लीटली 100% इंटरमीडिएट गुड होगा या फिर फाइनल गुड होगा, वो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कोल का। तो कोल जो है अगर वो आप इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हो तो वो एक इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें एक वैल्यू ऐड कर रहा है, इंटरमीडिएट कंज्यूम कर रहा है। वो फाइनली कंज्यूम नहीं हो रहा है, कंज्यूमर्स के द्वारा कंज्यूम नहीं किया जाए, लेकिन उस कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किया हुआ जो प्रोडक्ट है उसमें एक वैल्यू ऐड हो रहा है। लेकिन अगर यही कोल घर पे जलाया जाए ये हीट के लिए तो फिर वो एक बन जाता है एक फाइनल गुड। तो यहाँ पे कोल सिचुएशन के हिसाब से एक इंटरमीडिएट गुड बनता है, कहीं और पे फाइनल गुड। तो इसकी वजह से हमें जो है वो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, और जो हमारा जो नेशनल इनकम का एस्टिमेट है वो भी थोड़ा सा ऊंच नीच हो सकता है। तो ये पॉइंट्स थे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ेंगे हमें नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट पॉइंट्स के ऊपर। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है अंडर रिपोर्टिंग एंड टैक्स इविजन।
तो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है, बिजनेसमैन हैं, वो टैक्स पे करना नहीं चाहते। क्यों? कोई अपनी इनकम को जानबूझ के कम कराएगा गवर्नमेंट को टैक्सेस दे के। तो क्या करते हैं कि वो हम अब उनकी जो इनकम होती है वो जितनी इनकम हुई उससे कम दिखाते हैं, ताकि जो उनके टैक्स है वो थोड़ा कम लगे और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसकी वजह से ना जो हमारी पैरेलल इकोनॉमी बनती है, फिर ब्लैक मनी बनना जाता है। आपको पता है ब्लैक मनी क्या होता है? ब्लैक मनी वैसा पैसा होता है जो आप लीगली नहीं कमाते, या फिर उसका जो अकाउंट है या फिर उसका वेरिफिकेशन के लिए कोई चाहिए होता है रिसीट, वो आप नहीं दिखा सकते, आप उसे वेरीफाई नहीं कर सकते कि वो आप ही का पैसा है, तो बन जाता है ब्लैक मनी। और जब मार्केट में एक ब्लैक मनी आ जाती है तो दो इकोनॉमीज बनती है, एक हमारी जो एक्चुअल इकोनॉमी है वो, और एक ब्लैक मनी जिसके अंदर ये जो अनअकाउंटेड इनकम है वो दी जाती है। तो इसकी वजह से जो ऑफिशियल नेशनल इनकम एस्टिमेट्स है उसमें ये छुपी रहती है, और फिर इसीलिए हमारा जो एक्चुअल नेशनल इनकम है हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। तो रूरल एरियाज यानी कि विलेज एरियाज है, तो वहाँ पे लोग एक ही काम पकड़ के नहीं बैठते। आपके जो फार्मर्स है, लेबरर्स है, तो वो 6 महीने तो फार्म्स में खेती करेंगे, लेकिन बाकी के 6 महीने वो बेरोजगार तो नहीं बैठ सकते ना, तो वो दूसरे जो इंडस्ट्रीज है उसमें जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे या फिर कहीं और पे है ना डे टू डे कैजुअल लेबर करेंगे। तब उनके पास 100% इनकम है, तब आप ये नहीं बता सकते कि उसका कितना परसेंटेज ऑफ इनकम जो है वो एग्रीकल्चर की वजह से आया, कितना परसेंटेज ऑफ इनकम जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में काम करने से आया है या फिर कहीं और काम करने से आया, तो आप इसे सेग्रीगेट नहीं कर सकते। तो हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होता है या फिर हमारा जो सेक्टोरल एनालिसिस होता है, उसमें जो कैलकुलेशन होता है कि सेक्टर के हिसाब से आपने कितना इनकम जनरेट किया है, इस सेक्टर में से इतना जनरेट हुआ है, तो वो कैलकुलेट करने में थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाता है और हमारा जो नेशनल इनकम है वो कम्प्लीटली 100% करेक्ट नहीं आ पाता। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, उससे पहले आप इस प्लीज स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डेप्रिसिएशन एस्टिमेट। अब एक हमारा भी फिक्स मेथड नहीं है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, दो मेथड्स है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन मेथड। अब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि किसी भी एसेट है जैसे कि कार है, उसका आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जाओ तो आप इसी मेथड से करना है, इतना ही डेप्रिसिएशन लगेगा, हर एक का अलग अलग होता है। तो जो अलग अलग बिजनेस है वो अपने फायदे के हिसाब से कि आपका जो नेट इनकम है वो कम प्राइसी कैसे हो, उस हिसाब से अपना डेप्रिसिएशन का मेथड चूज करते हैं। तो अभी हमारे दो मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि हमारा जो डेप्रिसिएशन होता है वो ओरिजिनल अमाउंट है, उसके ऊपर जितना डेप्रिसिएशन पहले साल में लगा था वही डेप्रिसिएशन हर साल लगता रहता है। और रिटन डाउन मेथड में हर साल वो डेप्रिसिएशन चेंज होता रहता है, क्योंकि हमारी जो एसेट की वैल्यू है वो घटती रहती है। अब दोनों में से किसी भी बिजनेस को जो फायदेमंद लगेगा वो वैसा मेथड चूज करेगा, और उसकी वजह से जो वो अपना प्रॉफिट सबसे ज़्यादा बताना चाहेगा, जो उनका जो प्राइसनेस है उसे कम करना चाहेगा। तो उसी की वजह से जो हमारी जो एक्चुअल नेशनल इनकम है वो कैलकुलेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रीजनल डाइवर्सिटी एंड इलिटरेसी। अब जो रिमोट एरियाज होते हैं, बहुत दूर दूर के एरियाज होते हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं होता या फिर बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ जो एरिया होता है, वहाँ पे लोग थोड़े बहुत इलिटरेट होते हैं, उन्हें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे ट्रस्ट नहीं होता। अगर आप इलिटरेट हैं तो आप यही नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली आपने इतना कमाया है या फिर आपने इतना खर्च किया है, राइट। आप ऐसे देख के नहीं बता सकते कि ये जो आपकी इतनी कमाई है। और जब आपको ऑफिशियल्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता तो आपको यही लगेगा कि अगर हम लोग इन्हें सच सच बताएंगे तो आगे जाके हमें ही प्रॉब्लम होगी, तो आप उन्हें सही डेटा जो है वो प्रोवाइड नहीं करते, गलत डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो रिपोर्टिंग होती है वो बायस्ड होती है, इनकम्प्लीट होती है, और हमारा जो नेशनल इनकम का एस्टिमेट होता है वो भी गलत आता है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स। प्लीज़ आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम बढ़े हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हमारा जो आखिरी स्लाइड है वो है समरी टेबल। अब इसमें हम लोग क्या करें कि मेजर चैलेंजेस है कि कौन से टाइप के चैलेंजेस है, डिफ़िकल्टीज़ है, उनके मेन एग्जाम्पल कौन से पॉइंट से आप उस चैलेंज को पहचान सकते हैं और उसका नेशनल इनकम पे इम्पैक्ट क्या आता है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो डिफ़िकल्टी है वो है कॉन्सेप्चुअल डिफ़िकल्टी। उसका सबसे पहला और बेहतर एग्जाम्पल बनेगा अनपेड डोमेस्टिक वर्क। जब डोमेस्टिक वर्क जो है उसे हम लोग है ना मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं करते,
तो हमारा जो ओवरऑल वेलफेयर है उसका अंडर एस्टिमेशन निकलता है। क्यों? क्योंकि वो कंट्रीब्यूट तो कर रहा है कि किसी इकोनॉमी को डेवलप करने में वो मदद तो कर रहा है, लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करते ही नहीं है। इसीलिए ये एक इसी तरह से जो सारी कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज होती हैं वो नेशनल इनकम पे अफेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है स्टैटिस्टिकल डिफिकल्टी। अब इसका मेन की एग्जांपल देखेंगे तो वो होगा इनफॉर्मल सेक्टर लेबर। तो इनफॉर्मल सेक्टर है तो वो गवर्नमेंट को बताते नहीं कि हमारे इतने इतने लेबरर्स हैं, वो क्योंकि वो इनफॉर्मल है तो उनका कोई फॉर्मल बॉडी एसोसिएशन नहीं है कि उनके ऊपर चेक मेंटेन कर सके। तो इस वजह से जो इनएक्यूरेसी निकलती है जीडीपी फिगर्स में, क्योंकि एक्यूरेटली आप डेटा दे ही नहीं रहे हो तो फिर जीडीपी एक्यूरेट कैसे निकलेगा। नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का सबसे की एग्जांपल आता है डेप्रिसिएशन। अब लोग अपने हिसाब से डेप्रिसिएट करते रहते हैं ताकि वो देखेंगे कि मुझे किस में सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है, और उस हिसाब से डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जिससे क्या होता है, उनका जो नेट फिगर होता है वो हर एक का अलग अलग होता है, सब्जेक्टिव होता है। यानी कि एक बिजनेस का एक हो सकता है, दूसरे बिजनेस का दूसरा हो सकता है। दोनों के पास सेम मशीन हो सकती है, लेकिन क्योंकि उन्होंने डेप्रिसिएशन अलग अलग लगाया, उनका जो प्रॉफिट है वो अलग होगा। इसकी वजह से भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में या एस्टिमेट करने में प्रॉब्लम आती है। हमारा जो लास्ट टाइप ऑफ डिफिकल्टी है वो है बिहेवियरल, और उसका जो की एग्जांपल होता है वो टैक्स इवेजन। तो ये क्या करता है कि ब्लैक इकोनॉमी या फिर ब्लैक मनी को करता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारा जो एक्स्ट्रा इनकम है, जो हमने टैक्स बचा के या फिर है ना टैक्स इवेजन करके हमने जो एक्स्ट्रा पैसा कमाया है, उसका आपके पास प्रूफ ही नहीं है कि वो आपका पैसा है, आप इलीगली उसे होल्ड कर रहे हो। तो उसकी वजह से आपके पास ब्लैक मनी बढ़ती है। ब्लैक मनी जब बढ़ती है तो एक पैरेलल इकोनॉमी बनती है जो कि है ब्लैक इकोनॉमी। इसी के साथ हम आज का जो हमारा टॉपिक है डिफिकल्टीज इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम वो कंप्लीट हो जाता है। वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगी कि अगर आपको ये सेम एग्जैक्ट टॉपिक इंग्लिश में समझना है तो प्लीज़ मेरी चैनल प्लेलिस्ट में चेकआउट कीजिए। मैंने ये सेम टॉपिक इंग्लिश में पढ़ाया है ताकि आपको आंसर लिखने में आसानी हो, आपको कीवर्ड्स भी आसानी से मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट्स में लिखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।